Assalamu alaikum dear students. Welcome to another part of the series English Literature Periods. आज हम हैं अपने सेकंड लास्ट लेक्चर पे, दैट इज़ द पोस्ट मॉडर्न पीरियड। अगर आपने इससे पहले का जो मॉडर्न पीरियड है इंग्लिश लिटरेचर का वो नहीं देखा, वो लाजमी देखिएगा। उसको पढ़ के इसको समझने में आपके लिए आसानी होगी। ये वाला है जो है ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, लेकिन हम इसको तसल्ली से समझने की कोशिश करेंगे। बड़े नए नए वर्ड, नए नए टेक्निक्स आएंगे जो आपने शायद कभी ना सुने हो, वो यहाँ पे यूज़ हुए। सो इट वुड बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज़ इट्स इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, फीचर्स, एंड सेकेंड वन वुड गो विद द पोइट्स एंड अदर राइटर्स। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके इंट्रोडक्शन में देखते हैं जो पोस्ट मॉडर्न है ये स्टार्ट कब हुआ है। पहला हमने देखा तो वो 1945 पे जो मॉडर्न एज था वो ख़त्म हुआ, तो यहाँ पे आपका वर्ल्ड वॉर टू जो है वो भी एंड हो जाता है। सो वर्ल्ड वॉर टू के एंड होने पर आपका पोस्ट मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हो जाता है। तो ये 1945 से लेकर प्रेजेंट यानी अभी तक जो एज है ये आपका इसी में चलता आ रहा है, पोस्ट मॉडर्न पीरियड में। इसको आप देखिए, इमर्ज आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो है ये स्टार्ट हुआ था। रिएक्शन अगेंस्ट मॉडर्निज्म, जो मॉडर्निज्म आपका आया था मॉडर्न पीरियड, ये उसके भी रिएक्शन में था। जब आपने मॉडर्न पीरियड पढ़ा वहाँ आपको लगा अच्छा ये तो रिएक्शन है किस चीज़ का, विक्टोरियन एज में। अब नई नई चीज़ें आ गई, नई सोच आ गई है। ये जो है ये उससे भी ऊपर का एक लेवल है जो आपका पोस्ट मॉडर्न है। सो ये उसके रिएक्शन में आया था कि मॉडर्न में जो चीज़ें हो रही थी वो सही नहीं थी। अब सही क्या है वो आपको यहाँ शायद पता चले इनके मुताबिक। सो मार्क्ड बाय स्केप्टिसिज्म। ये स्केप्टिसिज्म एक बड़ा अजीब सा अप्रोच है, स्केप्टिक अप्रोच, जिसमें आप ये देखते हो कि यार ये एक चीज़ है, पता नहीं सही है क्या गलत है। आप क्लियर नहीं हो इस चीज़ पे, आप डाउटफुल रहते हो हर एक चीज़ पर। सो ये स्केप्टिसिज्म पीक पर है किस एज में, पोस्ट मॉडर्न एज में। देन फ्रेगमेंटेशन हम प्रीवियस लेक्चर में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, वहाँ आप देखें। देन कम्स आयरनी, ये भी हम पढ़ चुके हैं। देन एक्सपेरिमेंटेशन, नई सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सपीरियंस की गई हैं किस एज में, पोस्ट मॉडर्न एज में। सो रिफ्लेक्ट्स अ वर्ल्ड शेप्ड बाय, ये एक ऐसी दुनिया को रिफ्लेक्ट करता है, शेप्ड बाय, जिसको शेप किया किस चीज़ ने, वॉर। इतनी सारी जंगें हुई, लाखों लोग मरे हैं। सो अब ये उस सोसाइटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। टेक्नोलॉजिकल या टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, आपकी टेक्नोलॉजी जो है वो तरक्की कर रही है। 1945 में गलबन आपका फर्स्ट जो बैलिस्टिक मिसाइल था वो यूज़ हुआ था, जिसे ईरान हशर कर रहा है, अमेरिका का भी, राइट। सो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट रिफ्लेक्ट कर रहा है। मीडिया इन्फ्लुएंस 45 में शायद इतना नहीं था, अब जाके यू कैन इमेजिन कि मीडिया का कितना इन्फ्लुएंस आ रहा है, और वो आपके राइटर्स, आपके पोएट्स, उनको कितना ये इम्पेक्ट कर रहा है आपका मीडिया। एंड कल्चरल शिफ्ट, बहुत बड़ा शिफ्ट हमारे कल्चर में आया है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जो हमारे कल्चर का हिस्सा थीं, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस एडवांसमेंट, आई वुड कॉल सो कॉल एडवांसमेंट, हमारी वो कल्चरल, वो जिसे कहते हैं मान मर्यादा, वो अब नहीं रही। सो ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी इस एज में। सो अनलाइक अदर एजेस इट रिजेक्ट्स फिक्स्ड मीनिंग, इट रिजेक्ट्स फिक्स्ड मीनिंग, दूसरे एजेस की तरह नहीं। ये क्या करता है, ये वाला एज फिक्स्ड मीनिंग जो है वो रिजेक्ट करता है। यानी एक चीज़ अगर है इसकी मीनिंग ये है तो इट इज़ नॉट नेसेसरी। मेरे लिए उसकी एक मीनिंग हो सकती है, आपके लिए दूसरी मीनिंग हो सकती है, अगले के लिए कोई और मीनिंग हो सकती है। सो इस एज में फिक्स्ड मीनिंग कुछ भी नहीं। ये आगे जाके आपको मैं नक्शे के उसमें बताऊंगा। देन कम्स एम्ब्रेसेस, क्या एम्ब्रेस करता है, कबूल करता है एम्बिग्विटी एंड मल्टीप्लिसिटी। ये एम्बिग्विटी और मल्टीप्लिसिटी को जो है वो एम्ब्रेस करता है कि एक चीज़ मेरे सामने पड़ी हुई है, मुझे कुछ और लग रही है, आपको कुछ और लग रही है। जो मुझे लग रही है उसमें भी मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ कि पता नहीं ये ऐसी है भी या नहीं। सो देयर इज दिस क्योस, कंफ्यूजन, कुछ क्लियर नहीं है इस एज में, और आप इससे रिलेट कर पाएंगे और आप अग्री करेंगे इस चीज़ पर।
थोड़ा सा और बैकग्राउंड देखते हैं, फिर उसको मैं फिर एक बार समराइज करता हूँ। बैकग्राउंड में देखते हैं, द राइज ऑफ दिस एज इज डीपली कनेक्टेड टू हिस्टोरिकल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। दो चीज़ें जिनकी डेवलपमेंट हुई उसकी वजह से ये एज हमारे सामने आई। एक इसका हिस्टोरिकल है, दूसरा है इंटेलेक्चुअल। अब हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट हम इसका देखते हैं, इसमें क्या है। एक तो वर्ल्ड वॉर 2 आपका हुआ है, फाइन। उसके बाद कोल्ड वॉर आपकी स्टार्ट हुई है और न्यूक्लियर एंजाइटी थी। जब वर्ल्ड वॉर 2 में जो जापान के साथ जो सारा कुछ हुआ, यानी 1 में और 2 में जो सारा कुछ जो हो रहा था, उसके बाद 2 सुपर पावर आपकी बनी, अमेरिका था और सोवियत यूनियन था। अब इन दोनों के बीच आप यहाँ देखिए कोल्ड वार चल रही थी अपनी जगह पे और न्यूक्लियर एंजाइटी थी। इस चीज़ का मज़ीद ख़दशा था कि मज़ीद न्यूक्लियर बॉम्ब्स इस्तेमाल होंगे। अब जब ये सारी चीज़ें होंगी तो आपके राइटर्स के जहन में क्या आएगा, आपके पोइट्स के जहन में क्या आएगा, वो क्या लिखेंगे, जो आपका आम आदमी है वो क्या सोच रहा होगा। ही वुड बी इन फ्रस्ट्रेशन एंड इन डिस्पॉन्डेंसी, राइट। सो राइज ऑफ कंज्यूमर कल्चर, ये कंज्यूमरिज्म बहुत ज़्यादा हो गया था। कंज्यूमर कल्चर में यह आता है कि आप क्या ख़रीदते हैं, जो आप ख़रीद रहे हैं आप अगले को शो क्या कराना चाह रहे हैं। अब आप देखिए एक बंदा है, वो एक गाड़ी के नंबर प्लेट ले लाखों करोड़ों रुपए में ले रहा है, क्यों? ताकि लोग देखें। लाइक आई एम वेयरिंग दिस वेस्ट कोट, ये मैंने इसलिए पहनी है कि शायद मैं थोड़ा अच्छा लगूं, अदरवाइज मैं किसी भी घरेलू कपड़े में आ सकता था। मैं अच्छे से अच्छा पहनने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको अच्छा लगे। आप अच्छा से अच्छा पहनने की कोशिश कर रहे, लेने की कोशिश कर रहे ताकि अगलों को लगे। सो कंज्यूमरिज्म जो थी ये पीक पे आ गई। देन रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ये ऊपर हम पढ़ चुके हैं, ये हिस्टोरिकल में एडवांसमेंट आई थी। देन ग्लोबलाइजेशन एंड मीडिया एक्सपेंशन, ग्लोबलाइजेशन आए। ग्लोबलाइजेशन इज सिंपल वर्ड कि आपकी दुनिया जो है वो ग्लोबल विलेज बन गई है, यानी यू आर कनेक्टेड टू एवरीवन। मैं यहाँ बैठा हूँ, आप मुझे दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के सुन सकते हैं, हमारी बात हो सकती है। दैट इज़ अ ग्लोबल विलेज। हम बिजनेसेस कर रहे हैं और मीडिया जो है वो एक्सपेंड हो गया है। आपके पास डिफरेंट एप्लीकेशंस आई हैं, टीवी चैनल्स। आई रिमेंबर जब मैं छोटा था उस टाइम एक ही पीटीवी होम था। अब आप देख हर जगह पे आपके चैनल्स चल रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट होता है। जब ये सारे एक जगह पे आए, आपके पास पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर आया। दूसरा साइड कि ये पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर आया क्यों, वो आपका एक इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंस है। ये 3 बंदे हैं, इनकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन इसका सिर्फ आपको मैं बताऊंगा कि यू हैव टू सर्च अबाउट देम। एक आपका एक फिलोसफर है फ्रेडरिक नीत्शे। उन्होंने कहा हुआ कि ट्रूथ इज सब्जेक्टिव। ये जो ट्रूथ सब्जेक्टिव है, इसका मतलब है अभी तक हम ये पढ़ते आ रहे थे कि ट्रूथ इज ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव इज समथिंग जिसमें कोई दूसरी राय फिर नहीं होगी। सब्जेक्टिव इज समथिंग कि आप जो है कुछ भी उसके बारे में कहें। इन सिंपल टर्म्स, अगर आपके पास एमसीक्यू वाला पेपर आता है, दैट इज ऑब्जेक्टिव टाइप। 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से एक सही होगा, तो आपने एक ही क्लिक करना है। ऐसा नहीं कि आप 2 क्लिक करें या 3 क्लिक कर लें, वो ऑब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव इज कि आप बस लिखते जाएं उसके बारे में। सो इनका ये था कि जो ट्रूथ है वो सब्जेक्टिव है। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इनकी क्या सोच थी, तो इसका इनकी सोच का फिर क्या असर पड़ा लोगों पर। उसके बाद ये एक फ्रेंच फिलासफर हैं, इनका नाम फ्रेंच में, इंग्लिश में मैंने थोड़ा ढूंढा, मुझे समझ बरल नहीं आया, ये आप देख लें। उसके बाद एक और फिलासफर है आपके पास। तो इन 3 फिलासफर्स ने बड़ा काम किया, लोगों के माइंड पे नई नई थीरीज पेश की, नए नए आइडियाज़ पेश किए हैं, मुख्तलिफ फ़िलासफ़ीज़ उन्होंने पेश की। उससे लोगों के जहन पे असर पड़ा। उन्होंने रेस की बात की, इंसानी सोच की बात की, एंड वहाँ से पीपल रेज्ड क्वेश्चंस। तब जाके इट वाज डिसाइडेड कि अच्छा नहीं, अब नया एज स्टार्ट हो चुका है, दैट इज़ द पोस्ट मॉडर्न एज। सो यहाँ से मैं एक बार फिर रिकॉल आपको दूँ, अगर आपके पास एग्जाम में आ जाए पोस्ट मॉडर्न एज के हवाले से इस तरह का एज अ होल क्वेश्चन, आप बताएंगे कि जो आपका पोस्ट मॉडर्न एज है वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1945 से स्टार्ट हुआ। और स्टार्ट होने के आप रीजंस बताएंगे कि किस वजह से स्टार्ट हुआ था, कि जंग थी, उसके बाद कोल्ड वार थी, एंजाइटी थी, डिप्रेशन था, टेक्नोलॉजी बढ़ रही थी, आपकी मीडिया एक्सपेंशन हो रही थी, इस एज में स्केप्टिसिज्म आपके पास है, फ्रेगमेंटेशन है, आयरनी और एक्सपेरिमेंटेशन है, और दुनिया जो है वो वॉर टेक्नोलॉजी वगैरह की वजह से
दुनिया जी बड़ी तेज़ चल रही थी, वो पुराने ख़याम ख़यालात जो थे आपके जो मॉडर्न एज में वो लोग भूल गए थे। सो यहाँ पे यू कैन पुट ऑल दिस इन द बैकग्राउंड। अब उसके आते हैं हम फीचर्स ऑफ द पोस्ट मॉडर्न एज। पहला है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट से निकला हुआ है, कल भी हमने पढ़ा हुआ था कि हिस्सों में होता है। जो आपकी राइटिंग होती है वो बिल्कुल फ्रेगमेंट्स में होती है। नीचे मैंने लिखा है डिसजॉइंटेड नैरेटिव्स, यानी जो आपका राइटर आपको जो कुछ कह रहा है वो उसमें एक फ्लो नहीं आ रही। सेम इज नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग, लेक ऑफ क्लियर बिगिनिंग मिडल एंड एंड। ये सारी तीनों चीज़ें जो हैं वो एक ही हैं। इसका मतलब है कि इसमें फ्लो नहीं है। जो आपका राइटर लिख रहा है, चाहे वो कोई नावल लिख रहा है, चाहे वो कोई प्ले लिख रहा है, चाहे वो कोई पोएम लिख रहा है, तो उसमें फ्लो नहीं है। समटाइम्स मोस्ट ऑफ द टाइम आइडियाज़ टूट जाते हैं। उसमें कैरेक्टर कहीं पे होता है और वो फिर कहीं और चला जाता है, वहाँ से ये बात यहाँ पे अधूरी रह जाती है। फिर कहीं और जाके वो ये वाली बात आगे बढ़ा देता है। पहले ऐसा नहीं था। स्टोरी स्टार्ट हुई और चलते 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 वो जो क्लाइमैक्स और एंटी क्लाइमैक्स और ये सारी चीज़ें जो थी, रेजोल्यूशन वगैरह आ रहा था, यहाँ पे उस तरह से नहीं होता और चीज़ को अधूरा छोड़ दिया जाता है। इसको कहा जाता है फ्रेगमेंटेशन। देन इंटरटेक्सचुअलिटी। ये इंटरटेक्सचुअलिटी क्या होती है? टेक्स्ट रेफर टू अदर टेक्स्ट एंड ब्लेंडिंग ऑफ हाई एंड लो कल्चर। इंटरटेक्सचुअलिटी कहा जाता है आसान भाषा में, जब आप एक नावल लिखते हैं, बुक को एक किताब लिखते हैं, उसमें इस किताब में क्या होता है, किसी और बुक से कुछ हिस्सा लिया जाता है, किसी और राइटर को थोड़ा बहुत लिया जाता है, उस बुक को रेफर किया जाता है, यानी टेक्स्ट आपके मिक्स्ड हो चुके हैं। अब वो एक प्योर टेक्स्ट आपके पास नहीं है, तो अदर टेक्स्ट को रेफर करता है। और फिर हाई एंड लो कल्चर को, यानी पहले ज़माने में ये होता था कि एक प्लेस वगैरह जो है वो परफॉर्म कर सकते थे या देख सकते थे सिर्फ एलीट। जो गुरबा थे दे वर नॉट अलाउड टू गो देयर। अब यहाँ पे चीज़ें बड़ी मिक्सअप हो गई हैं। आपको एक ही प्ले में एक बहुत अमीर कैरेक्टर नज़र आएगा, एक बहुत गरीब कैरेक्टर भी नज़र आएगा और वो साथ परफॉर्म कर रहे होंगे। सो इंटरटेक्सुअलिटी यहाँ पे शो हो रहा है। देन कम्स मेटाफिक्शन। मेटाफिक्शन में क्या होता है? सेल्फ अवेयर राइटिंग एंड द टेक्स्ट कमेंट्स ऑन इट सेल्फ एज फिक्शन। मेटाफिक्शन वो वाला फिक्शन होता है। वो तो फिक्शन आपको पता है, फिक्शन इज टाइप ऑफ स्टोरी विच इज़ नॉट ट्रूथ बेस्ड। किसी भी प्ले में अगर वो फिक्शनल प्ले है तो इस एज में वो राइटर ही आपको बता रहा है कि ये फिक्शनल है, उसके जो कैरेक्टर्स हैं उनके थ्रू शो करा रहा है कि ये फिक्शनल है, आपको पता है कि ये फिक्शनल है। सो मेटा फिक्शनल प्ले जो है वो भी इस एज में इंट्रोड्यूस हुआ। देन कम्स पेस्टिश एंड पैरोडी। ये दो चीज़ें, इसकी डेफिनेशंस भी आ सकती है आपके पास। अब ये क्या है? मिक्सिंग डिफरेंट स्टाइल्स एंड जॉनरास। मुख्तलिफ स्टाइल्स और जॉनरास को यहाँ पे मिक्स किया गया है। अब पेस्टिश किससे कहा जाता है? इमिटेशन विदाउट सेटायर। इमिटेशन मीन्स कॉपी करना, नकल करना किसी की, विदाउट सेटायर, यानी सेटायर जब आप किसी चीज़ पे तंज कर रहे होते हो। अब पेस्टिश कहा जाता है जब आप किसी पे तंज कर रहे होते हो, सॉरी किसी को कॉपी कर रहे होते हो तंज किए बगैर, इसको कहा जाता है पेस्टिश। आई रिपीट, जब आप किसी को कॉपी कर रहे होते हो, उसकी नकल कर रहे होते हो तंकीद किए बगैर, उसको कहा जाता है पेस्टिश। और अगर आप किसी को कॉपी कर रहे हो विद सेटायर, उस पर तंज करते हुए, तो बन जाता है आपका पैरोडी, बन जाता है पैरोडी। तो इन दोनों में इतना ही डिफरेंस है, सिर्फ सेटायर का डिफरेंस है। उसके बाद आपके पास आता है आयरनी एंड ब्लैक ह्यूमर। ये आपका सेटायर और आयरनी ये दोनों एक ही चीज़ें, तकरीबन तंज करना ही होता है अगले पर, जिसमें तंकीद बरा इस्लाह, राइट। और इसमें एक आता है ब्लैक ह्यूमर। इस ब्लैक ह्यूमर को ब्लैक कॉमेडी भी कहा जाता है। ब्लैक कॉमेडी में क्या होता है या ब्लैक ह्यूमर में क्या होता है? ब्लैक ह्यूमर में जो बड़े तल्ख हकायक होते हैं, बड़े तल्ख चीज़ें होती हैं, उनको थ्रू कॉमेडी शो किया जाता है, उनको थ्रू कॉमेडी शो किया जाता है। सीरियस इश्यूज ट्रीटेड ह्यूमरसली। अब जब वो ट्रीट कर रहे ह्यूमरसली, इसका मतलब ये नहीं कि ये मजाक है, इसका मतलब ये है कि आप इसको देखें। वैसे अगर मैं सख्त लहजे में अगर शो करा दूं तो आपको शायद
समझ ना आए या पसंद ना आए, मजाक मजाक में भी, लेकिन आप ये हकीकत तो देख लें, एब्सर्डिटी ऑफ मॉडर्न लाइफ एम्फसाइज्ड। अब ये एब्सर्डिटी जो है, इसमें एक और चीज़ आती है, लिखने की जगह नहीं है, जिसको कहा जाता है थिएटर ऑफ एब्सर्ड। ये भी यहाँ मैंने नहीं लिखा, इस एज का एक बहुत बड़ा फीचर है पोस्ट मॉडर्न का। यहाँ पे थिएटर ऑफ एब्सर्ड जो है वो आया। इसमें क्या होता है, एब्सर्ड इज समथिंग विच इज़ नॉट मेकिंग सेंस। इसका प्रॉपर थिएटर था। जब हमारे टीचर ने ये हमें पढ़ाया था, वेटिंग फॉर गॉडो, ये एक प्ले है, 2 कैरेक्टर्स हैं, दे आर वेटिंग देयर फॉर समवन हु इज़ नॉट कमिंग एट ऑल। वो कहीं दरख्त के एक लटक रहा है, खड़ा है, और वो इंतज़ार कर रहे हैं किसी का, लेकिन वो जो इसका इंतज़ार किया जाता है वो आया ही नहीं आखिर तक। जब प्ले एंड हो, मैंने कहा सर ये क्या है, ये तो मैं भी लिख सकता हूँ। सो ही इज मैड, ही सेड दिस इज थिएटर ऑफ एब्सर्ड। हम उन चीज़ों के पीछे पड़े हुए हैं जिनका कोई चांस नहीं हमें मिलने का, और बहुत सारे एब्सर्ड चीज़ें जो हम कर रहे होते हैं, दे आर नॉट मेकिंग सेंस। तो वो भी इस एज में आया हुआ है, राइट। देन कम्स डेवलपमेंट ऑफ द एज। इसकी डेवलपमेंट हम देखते हैं। पहला है राइज ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिक्शन, यानी एक्सपेरिमेंटेशन हमने पीछे पढ़ा, अब एक्सपेरिमेंटल फिक्शन जो है ये बहुत ज़्यादा आ गया। फिक्शंस लिखे गए, उसमें राइटर्स ब्रोक ट्रेडिशनल नैरेटिव फॉर्म्स, यानी पहले राइटर्स क्या करते, वो जो उनके ट्रेडिशनल नैरेटिव फॉर्म्स होते थे वो अपनी स्टोरी सुनाया करते थे। अब यहाँ पे वो वाला सीन नहीं था। उन्होंने क्या किया, नए नए जो हैं स्टाइल्स वो अपनाए। एक एग्जांपल मैंने लिखी है, स्लॉटर हाउस 5। स्लॉटर हाउस 5 आप इसको देखें, यू वुड फाइंड कि यहाँ पे चीज़ें जो हैं दे आर नॉट इन द ट्रेडिशनल नैरेटिव फॉर्म। देन इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, टीवी, सिनेमा, डिजिटल कल्चर इन्फ्लुएंस राइटिंग। ज़ाहिर आपका ये जो टीवी, सिनेमा है, या जो भी सोशल मीडिया वगैरह जो भी चीज़ें आपके करंटली हैं, उन्होंने राइटिंग को इन्फ्लुएंस किया। एंड लिटरेचर रिफ्लेक्ट्स मीडिया सिचुएशन, और जो आपकी मीडिया पे जो चीज़ें आ रही हैं, आपका लिटरेचर वो सारी चीज़ें आपको दिखा रहा है। अब यहाँ पे हर एक हेडिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, क्योंकि मैं वीडियो इतनी लंबी नहीं कर सकता कि वो 2-3 घंटे तक चले कि यार एक चीज़ मैं खुद कर रहा हूँ। आपको मैंने हेडिंग्स दी हुई हैं, थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग दी हुई है, एक रोड मैप दिया है कि आपने इसमें जाना कैसे है, हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन देयर। अब फॉर इंस्टेंस आपको मैंने एक्सपेंशन ऑफ द वॉइसेस अभी मैं पढ़ा रहा हूँ। एक्सपेंशन ऑफ द वॉइसेस में मैंने 1-2 नाम दिए हुए हैं कि इन लोगों ने लाइक दे वर लिसन्ड बाय द पीपल। तो आप इनकी फिर डिटेल्स निकाल सकते हैं, इनको फिर चेक कर सकते हैं इंटरनेट पे। सो इंक्लूजन ऑफ मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस, इससे पहले हर एक बंदा जो था वो नहीं लिख सकता था, ख़ास लोग लिखते थे। तो मार्जिनलाइज यानी जिन वॉइसेस को साइड पे किया गया था उनको भी इंक्लूड किया गया था। पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स जो हैं वो आना शुरू हो गए, फेमिनिस्ट राइटर्स जो हैं वो आना शुरू हो गए, माइनॉरिटी पर्सपेक्टिव्स जो थे उस पे लिखना शुरू हो गए। ये 2 नाम मैंने लिखे, एक है टोनी मॉरिसन, ये आपकी यूएस के एक राइटर है जिन्होंने रेस वगैरह पे लिखा है। दूसरा है सलमान रशीदी, ये पैदा भारत में हुए हैं, इंडिया में, उसके बाद यूके शिफ्ट हो गए। तो इनकी राइटिंग जो हैं वो बड़ी फेमस हैं आपके पोस्ट मॉडर्न पीरियड में। देन कम्स ब्लेंडिंग ऑफ यानरास। ब्लेंडिंग ऑफ यानरास मीन्स कि यानरास को उन्होंने ब्लेंड किया हुआ है, एक दूसरे के साथ मिक्स किया हुआ है। अब यानरा आई बिलीव यू नो, यानी जो आपका फिक्शन है वो एक यानरा है, हिस्ट्री अलग यानरा है, फैंटेसी अलग यानरा है, वगैरह वगैरह। सो इन सब को एक साथ मिलाया गया है, फैक्ट एंड फिक्शन मर्ज्ड। अब आप इन दोनों चीज़ों को देखिए, एक होता है आपका फैक्ट, एक होता है आपका फिक्शन। ये बिल्कुल अपोजिट पोल्स पर बैठे हुए हैं, लेकिन इनको मिलाया गया और एक ही राइटिंग में आपको ये चीज़ दिखाई गई है। Then the last one comes the globalization of literature, and ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो आपका लिटरेचर है वो ग्लोबलाइज हो गया। पहले ज़माने में ये था कि आपका अगर इंग्लिश लिटरेचर है तो वो फिर इंग्लैंड तक या उसके आसपास एरियाज़ में था। अब आपका कहीं का लिटरेचर कहीं भी जा सकता है,
तो इंग्लिश लिटरेचर जो है वो पूरी दुनिया में पढ़ाया जाने लगा। यानी पता नहीं मेरे दादा अब्बू ने पता नहीं वो एक प्ले था गुड बाय मिस्टर चिप्स, ये तकरीबन जब से पाकिस्तान बनाते ही हमारे कोर्स का हिस्सा था। हमारा मिस्टर चिप्स से क्या लेना देना, अभी जो यंगस्टर्स हैं उन्होंने शायद ना पढ़ा हो, तो अब लकीली वो ख़त्म हो गया। सो इंग्लिश लिटरेचर बिकेम मोर इंटरनेशनल, राइटर्स फ्रॉम फॉर्मर कॉलोनीज गेन्ड प्रोमिनेंस, कि सिर्फ इंग्लैंड वाले लिखते थे। अब क्या हुआ कि जो कॉलोनाइज्ड रहें, लाइक जो कॉलोनीज जो रहें, वहाँ से भी राइटर्स आना शुरू हो गए, उन्होंने भी लिखना शुरू कर दिया। आप साउथ अफ्रीका को देखें, यानी अफ्रीका में जो कॉलोनी रही है इंग्लैंड की, वहाँ से आपके बड़े अच्छे अच्छे राइटर्स आए, बड़े अच्छी अच्छी उनकी राइटिंग्स थी, तो वो भी आना शुरू हो गए। तो ये सारी थी डेवलपमेंट आपकी किस एज की, पोस्ट मॉडर्न एज की। और आप इनको थोड़ा बहुत समझना है कि ये इसमें कौन कौन सी डेवलपमेंट्स आई। अब इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पे आपको मैं इस एज के राइटर्स, पोइट्स और उनके काम जो हैं वो बताऊंगा। बस आपने वो काम जहन में रखने हैं। एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।